नमस्कार, मैं हूँ केशव पंडित और आप देख रहे हैं देश का तेजी से बढ़ता है टीवी न्यूज़ चैनल और इस वक़्त आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम सीधा सवाल। हमारे साथ में आज खास मेहमान हैं रविंद्र शर्मा जी जो पूर्व सैनिक हैं, वर्तमान में संपादक हैं यस, मेरे साथ की बात की। बहुत-बहुत स्वागत है शर्मा साहब टीवी न्यूज़ चैनल धन्यवाद पर सर। आपका। थैंक यू वेरी मच। देश में आतंकी घटना को लेकर के चर्चा हो रही है देश में कि ब्लास्ट है, आतंकी घटना है, हालाँकि हर एंगल से जाँच हो रही है। राहुल गांधी जी, जी ने हादसा बता दिया है उसको, कहा है कि ये हादसा है, हादसा में जो लोग गए हैं। अब आरोप जो है प्रत्यारोप का दौर है, लोग लगा रहे हैं एक-दूसरे के ऊपर, लेकिन हम शुरुआत से शुरू जो है करते हैं कि 2014 के बाद कोई भी देश के अंदर सिविलियन के ऊपर इस तरह से कोई इतनी बड़ी घटना नहीं हुई थी, ये पहली वारदात है और समय रहते जो हमारी जो एजेंसियाँ हैं उन्होंने पकड़ लिया, लेकिन सवाल ये उठता है कि फरीदाबाद, दिल्ली एनसीआर के अंदर इतनी बड़ी खेप में आरडीएक्स कैसे आया? जी। कैसे एजेंसियाँ जान नहीं पाईं? और जो अभी तक ये कहा जाता था कि ये भटके हुए नौजवान हैं, अब तो पढ़े-लिखे पकड़े जा रहे हैं। इतना डॉक्टर के के साहब, बावजूद भी ये जाहिलपना आखिर अब तो कम से कम जागना पड़ेगा उन लोगों को, जो ये कह रहे थे क्योंकि अब तो कोई बहाना भी नहीं बचा कि अनपढ़ हैं, बिल्कुल। इनके साथ कुछ ज्यादती हुई है, गलत हुआ है। जी, डॉक्टर साहब, इस देश की जो जनसंख्या है वो तकरीबन 150 करोड़ के आसपास है और 150 करोड़ लोगों की एक्टिविटी को वॉच करने के लिए जो सिस्टम लगता है उसको ऑब्जर्व करने में टाइम लगता है और टाइम रहते हुए ही जो हमारी सुरक्षा एजेंसी हैं, उन्होंने इसको पकड़ा और मैं ये कहूँगा कि हम बहुत सस्ते में छुटे हैं। लेकिन जो लोग मारे गए हैं, जो इस दुर्घटना का शिकार हुए हैं, उनके प्रति मेरी श्रद्धांजलि है। लेकिन ये भी सत्य है कि हम बहुत सस्ते में छुटे। अगर आप ये देखिए कि अगर ये सारा जो विस्फोटक था, अगर ये सारा विस्फोटक यूज़ हो गया होता तब क्या होता? ये तकरीबन 3000 किलो था। अगर वो सारा यूज़ हो गया होता तब क्या होता? हमको ये भी सोचना चाहिए और सुरक्षा एजेंसियाँ हमारी हमेशा काम करती रहती हैं, कंटिन्यूएशन में काम करती रही है। अब जहाँ तक बात रही कि 2014 से लेके अभी तक कुछ नहीं हुआ, तो आपने देखा भी होगा कि 2014 से लेके अभी तक कितनी सारी इस टाइप की प्लानिंग को हमारी सिक्योरिटी एजेंसियों ने पकड़ा है और उनको अरेस्ट किया है। लेकिन घर के अंदर की ताकतें और घर के बाहर की ताकतें, दोनों ही इसमें बराबर लगी हुई हैं कि कुछ ना कुछ यहाँ पर करा जाए। और स्पेशली पाकिस्तान जो है वो इस उसकी मौके की तलाश में है कि हम कब किस तरह से करें। अब बात आती है कि ये पढ़े-लिखे देखिए, अभी तो आपको पता चला है कि डॉक्टर्स इसके अंदर में इन्वॉल्व थे। अभी आप देख रुकिए क्योंकि पहले क्या था कि कोई चने बेचने वाला, कोई अंडे बेचने वाला, कोई कुछ काम करने वाला मतलब लोअर क्लास जो थी, वो उसको टारगेट करते थे, उनका ब्रेन वॉश करके। लेकिन अभी उनको समझ में आ गया कि यार भारत के अंदर में तो इन लोगों को ऊपर कैड बहुत ज़्यादा कड़ी नज़र नज़र रखी हुई है। इसलिए उन्होंने व्हाइट कॉलर्स को पकड़ना इसके अंदर में लाना चालू किया है। डॉक्टर्स, सोचिए आप भला एक डॉक्टर जिसको पास में सभी इलाज के लिए जाते हैं, कोई उस पर यकीन कैसे करेगा? बहुत मुश्किल था लेकिन करना। अब इसी श्रृंखला के अंदर आपको टीचर्स भी मिलेंगे क्यों टीचर भी एक ऐसी बिरादरी है कि उसके ऊपर अविश्वास करना या डाउट करना बहुत ही कठिन होता है। अब इसके अंदर वो भी आपको पकड़ने में आएँगे, उसके अंदर में आपको और जो व्हाइट कॉलर्स हैं वो आएँगे। और ये जो कहते हैं ना कि भई ये चलो वो छोटा तबका था उसका ब्रेन वॉश कर दिया। ब्रेन वॉश किसी का नहीं होता बल्कि जिस किताब को ये मदरसे से पढ़ कर के आते हैं हुँ, जो किताब ये पढ़ते हैं, जिसको हवा हवाई जो किताब वो किताब ही सबसे खतरनाक पहलू है इसका। और चाहे ये कहीं के भी हों, कोई भी मुसलमान किसी भी देश की बाउंड्रियों को नहीं मानता, वो सिर्फ़ मुस्लिम उम्मा को मानता है, वो उसी को फ़ॉलो करता है। और आज हमें आवश्यकता है कि जिस सिस्टम के भी अंदर, जिस डिपार्टमेंट के भी अंदर, जो भी मुस्लिम काम कर रहा है, जो भी उसको बाहर निकालने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है क्योंकि इनके ऊपर अब विश्वास करना मुश्किल है। किसी भी कीमत पर देश को इनके ऊपर अब विश्वास नहीं करना चाहिए। अब लोग कहते हैं कि सारे मुसलमान एक जैसे नहीं हैं, सारे हिंदू भी अच्छे नहीं हैं। बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन जितने भी उग्रवादी आज तक पकड़े गए, जितने भी आतंकी आज तक पकड़े गए, चाहे देश के अंदर रहने वाले हों, चाहे बाहर से आए हुए हों, वो सारे ही मुसलमान हैं। तो अब आप बताइए, आप किस तरह कह सकते हैं कि सारे अच्छे हैं? और अगर अच्छे हैं, तो क्यों नहीं वो पब्लिकली आकर के इनको अपोज़ करती कि इन्होंने गलत किया है या ये गलत कार्य कर रहे हैं। अभी इसी सिलसिले में जो ये बम ब्लास्ट हुआ है, इसके अंदर में जो समाजवादी पार्टी का अब वो आदमी है बॉम्बे के अंदर में, वो कहता है
कि लाचारी और जो परेशान किया गया है मुस्लिमों को, उसकी वजह से ये लोगों ने ये काम किया है। व्हाट डज इट मीन? आप लोग अनवांटेड तरीके से, गलत तरीके से इनको डिफेंड कर रहे हो। अगर आप अभी भी अपना मुंह नहीं खोल सकते, तो मुझे कहने में बिल्कुल हिचक नहीं है कि इन लोगों को इस देश के अंदर में रहने का कोई अधिकार नहीं है। कानून को देश की सरकार को पहली फुर्सत में कानून बनाना चाहिए कि इस टाइप के लोगों को तुरंत देश से डिपोर्ट करना चाहिए, चाहे वो कहाँ जाएंगे वो हमारा सिरदर्द नहीं है। लेकिन जो तबका, जो डॉक्टर्स दुनिया कहते हैं कि भगवान से के बाद में डॉक्टर होते हैं, वो डॉक्टर इस टाइप का काम करेंगे तो कैसे देश चलेगा हमारा? तो मेरे विचार से इनको सबसे पहले निकालना चाहिए। अब रही कोर्ट की बात, जो हमारी जुडिशरी है, आपको याद हो बाबा रामदेव का जो प्रोडक्ट्स थे उनको लेकर के आईएम में, इंडियन आईएम से इंडियन मेडिकल काउंसिल और सुप्रीम कोर्ट ने बगैर किसी एप्लीकेशन के, बगैर किसी दरख्वास्त के खुद अपनी मतलब उसका स्वतः ज्ञान लिया था। तो आज क्या सुप्रीम कोर्ट या आईएमसी में इंडियन मेडिकल काउंसिल जो है, आज क्या वो सो रहा है? आज उनको नहीं दिखाई दे रहा। क्यों नहीं इन डॉक्टरों का जो रजिस्ट्रेशन वो कैंसिल किया गया अभी तक? आखिर क्या चीज, क्या चाहते हैं इस देश के जो ये इस टाइप के लोग हैं? क्या सुप्रीम कोर्ट को ये दिखाई नहीं दे रहा? क्या इंडियन मेडिकल काउंसिल को ये दिखाई नहीं दे रहा कि किस टाइप के लोग थे, किस टाइप का इन्होंने काम किया है? क्यों नहीं उसको कर रही है? कोई पूछने वाला है? अगर कोई पूछता है तो जुडिशरी सबसे पहले कहती है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है। क्यों कोर्ट कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है? ये क्या सही सवाल पूछना, देश के हित में सवाल पूछना गलत है क्या? अगर है तो इस सवाल को बार बार करा जाएगा, या तो आप इसके ऊपर एक्शन लीजिए, अन्यथा आपसे सवाल किया ही जाएगा। और ये खाली समाजवादी पार्टी नहीं, कांग्रेस की पार्टी, एक कांग्रेस के अंदर में एक एयरफोर्स की विंग कमांडर है, नाम उनका ध्यान से निकल गया मेरा, उस लेडी ने भी इनको डिफेंड किया है। अरे कुछ तो शर्म करो, तुम फौज के अंदर रह करके आए हो। आचार्य, वो विंग कमांडर आचार्य है शायद, हाँ। आप फौज के अंदर रह करके अपने देश को सर्व किया और आज आप आकर के देशद्रोहियों के साथ में खड़े हुए हो। शर्म आनी चाहिए इस टाइप के लोगों को। पता नहीं क्या सोच करके आए हुए हैं ये लोग, क्या ये सोच रहे हैं। और जो ये यूनिवर्सिटी है, जिस यूनिवर्सिटी के अंदर में ये लोग काम कर रहे हैं या जिन कॉलेजों में काम कर रहे हैं, उन कॉलेजों का भी रजिस्ट्रेशन पहली फुर्सत में कैंसिल होना चाहिए। पहले दो चीज। तीसरी चीज, जो कार इसमें यूज हुई है इस अटैक के अंदर में, आप उसका एक बार सीक्वेंस देखिए। वो कार बार बार बेची गई है और एक ऐसा वक्त आता है कि जब लास्ट आदमी ने ये खरीदी है, उससे पहले ये गाड़ी एक सेल परचेज वाली कंपनी को बेची गई थी। और जिस आदमी ने बेची थी वो आदमी भी मुस्लिम था और बाद में जिसने खरीदी है वो आदमी भी मुस्लिम था। अब ये हुआ कैसे, ये खेल भी हमें समझना जरूरी है। ये जिस आदमी ने उस सेल परचेज को बेची है, उसने इसलिए बेची वहां पर आकर के वो गाड़ी कि जिससे कि उन व्यक्तियों के पीछे वाली जो चैन है उसकी पहचान छिपे रहे। लेकिन ये कार खरीदी किसने? फिर मुसलमान ने। अब आप इनके लिंक मिलाइए, इनके सभी के लिंक मिलाइए, सब एक दूसरे से मिले हुए हैं। कहां से खरीदी गई, किसने बेची, किसने बेची, किसने बेची और किसने फिर खरीदी, ये सब सारे के सारे एक दूसरे से इंटरकनेक्ट है। और जो मुजफ्फरनगर के अंदर जहां पे दूसरे एक डॉक्टर और पढ़ाता था, क्या जो, और वो एक बहुत ऊंचे दर्जे का, अच्छे दर्जे का हॉस्पिटल है जिसमें वो काम करता है। इस टाइप के जो हॉस्पिटल्स हैं, जब ये किसी को हायर करें, हॉस्पिटल नहीं, कोई भी कंपनी अगर किसी को हायर करती है तो उसकी हम एक इंक्वायरी करते हैं, वेरिफिकेशन करते हैं और साथ में पुलिस वेरीफाई भी करवाते हैं इसको कि भाई ये सब तरह से ठीक है। तो क्या इन हॉस्पिटलों ने इन डॉक्टरों का वेरिफिकेशन करवाया? अगर नहीं करवाया तो क्यों? और करवाया, और करवाने के बाद में ये सब हुआ तो इन लोगों ने अपने एम्प्लॉइज पर निगाह क्यों नहीं रखी? ये भी एक जरूरी है, क्योंकि इस बात से आप मुकर नहीं सकते कि हमारी जिम्मेदारी नहीं थी। आपकी भी उतनी जिम्मेदारी है। आप अपने यहाँ पर इंसानों को नौकरी देते हैं या आतंकवादियों को नौकरी देते हैं, ये भी सोचने का हमारे लिए विषय है। तो मैं ये कहूंगा कि सबसे पहले इन लोगों को इस देश से बाहर करना चाहिए और जिस भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के अंदर में या पब्लिक डिपार्टमेंट के अंदर, पीयूसी के अंदर में ये लोग काम कर रहे हैं, इनको पहली फुर्सत में वहां से निकाल देना चाहिए। जी। जो भारत के अंदर जैसे विदेशों में किसी संगठन को देखते हैं कि ये गलत कृत्य कर रहा है, पहले तो समझाते हैं, नहीं मानता है तो वो संगठन और संगठन के कर्ता धर्ता को सीधा उड़ा देते हैं, गायब ही कर देते हैं, पता ही नहीं चलता है। भारत के अंदर ऐसा क्यों संभव नहीं है इन लोगों को
मुझे लगता है कि अदालत तक भेजने की जरूरत क्या है? क्यों वकील इनके केस लड़े? पकड़ो और इनको सीधा उड़ा दीजिए। ऐसे अब मैं लोगों को ही उड़ा जी, दीजिए और ऐसे लोगों को ही सीधे। मुझे लगता है कि जो लोग हैं, जहां संस्थानों में काम कर रहे हैं, जिन संस्थानों में और ऐसी जगह पर जहां 3.5 घंटे गाड़ी खड़ी रही मस्जिद में और वो मस्जिद नहीं उड़ी। आप ये देखिए कमाल की बात, 3.5 घंटे, और जैसे ही वो गाड़ी चलती है तो 4 मिनट में उड़ जाती है। लोग कहते हैं मुसलमान पर आप जो है जी, टारगेट करते हैं, हिंदू मुस्लिम किया जा रहा है इस देश के अंदर। एक बड़ी बात आपको बता रहा हूँ, एक डिबेट चल रहा था, उस डिबेट में कहा गया कि देखिए साहब आप हिंदू मुस्लिम करते हैं। बोले कैसे? बोले देखिए बाबर जो है भारत आया, उनकी तरफ से वो उनका जो पोता हुआ अकबर का जो सेनापति था वो मान सिंह था, हिंदू था। हुँ, लेकिन राणा प्रताप का जो सेनापति था वो हाकिम कांसूर था, मुस्लिम था, सेनापति था। जो वीर शिवाजी थे, छत्रपति महाराज जी, उनके जो सेनापति थे वो भी मुस्लिम थे। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को जिसने आग दी, मुखाग्नि दी, वो भी मुस्लिम ही था। कई उदाहरण उनको पेश किए गए। तो वहां पर एक ही लाइन निकल करके आई कि भाई मान सिंह को कौन राजपूत, कौन हिंदू सम्मान देता है? कितनी उनकी स्टेच्यू लगा दी है, उनके सम्मान में कौन कसीदे पढ़ रहा है, कौन उनकी कब्र पर जा रहा है, समाधि पर जा रहा है, या कौन उनको लेकर के बहुत ज्यादा बढ़ा रहा है और कह रहा है कि मान सिंह हमारा बाप था। भाई आप जब ये कह रहे हो कि हाकिम कासूर महाराणा प्रताप के सेनापति थे, तो आप हाकिम कासूर को बड़ा मानिए, उनको पूजिए, उनको अपना बाप बताइए। लेकिन आप तो मुगलों को अपना बाप बताने पर तुले हुए हैं, तो हिंदू मुस्लिम क्यों नहीं हो? अ, जो डॉक्टर वीर साहब शिवाजी के साथ में जो मुस्लिम थे, उन मुसलमानों को आप आगे बढ़ाइए, उनको कहिए कि हमारे बाप थे। लेकिन आपके लिए तो मुगल आपके बाप थे। मतलब मुगल गलत है या सही, वो भी आपने करना है और अपने तरीके से कहना है कि हिंदू मुस्लिम तो आप कर रहे हैं। इस देश के अंदर सुधार कैसे आएगा? बहुत सारे इस जो कह देश रहे हैं अच्छे इ मुस्लिम बिल्कुल, मुस्लिम बिल्कुल, बिल्कुल। अंतर इस करना सीखिए। कैसे अंतर अंतर कैसे करे जनता, कैसे समझे इस देश कि जो लोग उससे ट्रीटमेंट ले रहे थे वो अब उनको पता चलेगा। हमारा जो डॉक्टरी पेशा है, हम तो डॉक्टर को भगवान मानते थे, अब तो ये लगेगा कि सामने वाला बैठा आतंकवादी से बात कर रहा हूं। मतलब यदि मुस्लिम कोई सही भी होगा लेकिन मुस्लिम डॉक्टर होगा तो बस यही लगेगा कहीं ये आतंकवादी तो नहीं है। आज के बाद में अब ये घटनाएं जो आ रही हैं, इसके बाद बिल्कुल। में तो लोग इलाज अ, कराने से डरेंगे और डॉक्टर उनसे भी कैसे डरेंगे। आधार कार्ड देख के इलाज करवाएंगे कि भाई कहीं जा बिल्कुल, रहे हैं, बिल्कुल। मुस्लिम नाम पड़ा है, हम नहीं जाएंगे। इसमें डॉक्टर जाना जो डॉक्टर है कैसे सबसे, मुझे लग रहा है कि इसमें मैं इसमें भगवान मैं से ये बात कर रहा हूँ कि इसमें आतंकवादी के साथ में। इसमें जी। मैं ये इसमें मैं ये कहूँगा आपसे, हम्म, अभी आपको याद हो कि थोड़े दिन पहले एक सुप्रीम कोर्ट के अंदर में एक पिटीशन गई थी कि जहाँ पर विष्णु भगवान की मूर्ति को खंडित किया गया था। हम्म, तो वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं, गवई साहब, उन्होंने कहा था कि जाइए अपने भगवान से कह करके खुद उसको ठीक करवाइए। अगर इस देश की जुडिशरी की भावना हिंदुओं के प्रति ये है तो मैं ये कहूंगा कि सबसे पहले इस देश की जुडिशरी को सुधारना आवश्यक है, क्योंकि इस जुडिशरी के अंदर में जो जज बैठे हुए हैं वो एंटी हिंदू हैं, वो देश के सनातन के खिलाफ हैं वो लोग। जब तक इस देश की जुडिशरी नहीं सुधरेगी तब तक हम बदलाव नहीं ला सकते। क्यों? क्योंकि जुडिशरी ही वो चीज है जो जिसने इनको पनपने दिया। जब वक्फ का कानून पहली दफा आया था उस वक्त जुडिशरी ने अपना मुंह क्यों नहीं खोला? उसके बाद में अब यही केस हम दिल्ली ब्लास्ट का ले लेते हैं। अब आप देखिएगा इस केस के अंदर में जैसे ही ये कोर्ट में जाएगा ये केस, कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी, इनके जैसे सारे वकील वहां पर पहुंच जाएंगे। किस लिए? इनकी पैरवी करने के लिए। सबसे पहले मैं ये कहूंगा कि अगर हिंदुओं के अंदर दम है, हिंदू संगठनों के अंदर दम है, तो सबसे पहले कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी जैसे वकीलों को मारना चाहिए जो इनका केस लड़ते हैं। आप किसी भी दूसरे देश में जाइए, किसी भी दूसरे देश में आप चले जाइए, वहां पर कभी भी देश विरोधियों के लिए आपको वहां पर वकील नहीं मिलेगा कभी भी। खाली भारत के अंदर क्योंकि बहुत मोटा पैसा मिलता है। दूसरी बात, कभी सुप्रीम कोर्ट ने क्या ये पूछा कि भाई कपिल सिब्बल जैसे वकीलों को जिसकी फीस 2 लाख 3 लाख रुपए घंटे की है, उसकी फीस जो वो आदमी दे रहा है वो कौन से सोर्स से उसको पेमेंट हो रहा है? कभी ये पूछा? कपिल सिब्बल या अभिषेक मनु सिंघवी से ये पूछा कि आपके पास जो इतनी इनकम आई इसका सोर्स ऑफ इनकम क्या है आपका? ये भी सुप्रीम कोर्ट को पूछना चाहिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट कभी नहीं पूछता। क्यों? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के अंदर में खुद ही भ्रष्ट लोग बैठे हुए हैं। अभी जस्टिस वर्मा जो पकड़ा गया था, सॉरी, जिसके घर से जले हुए नोट मिले थे, सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया उसके खिलाफ? अगर वही नोट किसी आम नागरिक के घर से पकड़े जाते तब क्या होता?
अभी तक वो जेल के अंदर होता, लेकिन जस्टिस वर्मा आज भी इलाहाबाद कोर्ट के अंदर में है। तो आवश्यकता है, बदलने की जरूरत है इस देश के जुडिशरी को। जुडिशरी बदलेगी तभी कुछ होगा। दूसरा, जो ये छोटे छोटे घटक दल, मतलब जो दल बने हुए हैं गवर्नमेंट में, इसके पॉलिटिकल पार्टीज के, इनके जो भी नेता देश के खिलाफ बोलते हैं, देश के साथ खड़े नहीं होते, पहली फुर्सत में उनको पकड़ करके उनको पिछवाड़ा लाल करा जाए और उनको अंदर डाला जाए। क्योंकि देश से बड़ा कोई नहीं होता, देश के ऊपर कोई नहीं है। मैं, आप सब, हम इस देश के नागरिक हैं। हमें सबसे पहले अपने देश की मान मर्यादा का ख्याल रखना है। उसके बाद में किसी मुसलमान को सपोर्ट करो, किसी और को आप सपोर्ट कीजिए। आवश्यकता है देश के साथ खड़े होने की। ये नहीं कि मुस्लिमों को परेशान किया गया, प्रताड़ित किया गया, उसके इसलिए इन्होंने अटैक किया। किसको करा था? ये डॉक्टर्स हैं, इनको किसने परेशान किया, किसने प्रताड़ित किया, बताइए थोड़ा सा। इनके पास में फाइनेंशियली कोई प्रॉब्लम थी? नहीं थी। फिर क्या हुआ कि इन्होंने ये काम किया? काम, वो एक ही कारण था, मुस्लिम उम्मा। मतलब इनके लिए देश की बाउंड्रीज मायने नहीं रखती, सिर्फ मुसलमान होना चाहिए। जो मुसलमान के फायदे की चीज होगी, या जो इनकी किताब कहती है कुरान कि काफिरों को मारो, वही इनके लिए सबसे बड़ी चीज है। इसलिए इनको जहां भी ये किसी सेमी गवर्नमेंट, गवर्नमेंट या प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं, चाहे वो व्हाइट कॉलर हैं चाहे ब्लू कॉलर हैं, इनको सबसे पहले उस डिपार्टमेंट से बाहर फेंकना जरूरी हो गया है। अन्यथा कोई विश्वास नहीं कि मरीजों को मारेंगे या छोड़ेंगे। कई एग्जाम्पल हैं डॉक्टर्स के, जहां पर मुसलमान डॉक्टरों ने, बाहर देश के अंदर भी देश के बाहर भी, हिंदू महिलाओं को डिलीवरी करते वक्त उनका फैमिली प्लानिंग का ऑपरेशन कर दिया था बगैर परमिशन। क्यों? तो ये सारी चीजें हमको करनी चाहिए, देश को करनी चाहिए, कदम उठाने चाहिए ठोस। और आज तो इतनी मजबूत गवर्नमेंट है, इतनी मजबूत सरकार है, इतना मजबूत हमारा प्रधानमंत्री, इतने मजबूत हमारा गृह मंत्री है, बड़े आराम से सारे काम हो सकते हैं। और दूसरा, अगर इस देश के अंदर में कोरोना के टाइम में लॉकडाउन लग सकता है ओवरनाइट, नोटबंदी हो सकती है ओवरनाइट, तो ये सब काम भी हो सकते हैं, ये काम भी हो सकते हैं। और दूसरा, सबसे बेहतर तरीका, इन लोगों के वोटिंग राइट छीन लीजिए। इस देश के जितने भी मुसलमान, इनके वोटिंग राइट्स आप खत्म कीजिए। क्योंकि अगर आप संविधान को पढ़ेंगे, संविधान में बड़ा क्लियर लिखा हुआ कि जिस दिन पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था, उस दिन से इस देश के अंदर रहने वाला हर मुसलमान पाकिस्तान का नागरिक होगा, उस दिन से। मतलब ये इस देश लेकिन आप के मानते नागरिक। हैं इस बात को? जी, आप इस बात को मानते हैं कि 2014 में जिस समय नरेंद्र मोदी जी आए थे, उनको सबसे पहले पॉपुलेशन पर कंट्रोल कंट्रोल जहां करना था, आज पॉल्यूशन की बात हो रही है, तो वो बिल नहीं लाना, क्या मानते हैं कि बहुत बड़ी गलती थी? दो बच्चों को जी। लेकर के जो है, पहली बार आते आते ही इनको जो कंट्रोल करना चाहिए था वो इन्होंने नहीं कंट्रोल किया। 4 शादियों की जो बातचीत होती है, 4 शादियां क्यों इस देश के अंदर होनी चाहिए, लात मार के भगाना चाहिए ऐसे कानूनों को। और एक शादी सिर्फ एक देश, एक संविधान, एक विधान पर बातचीत होनी चाहिए, क्यों 4 होनी चाहिए? इस देश के अंदर जो समानता है, समान जो हम कहते हैं कि हिंदुओं के लिए केवल संविधान है और बाकियों के लिए संविधान नहीं है। संविधान तो इस देश को मानना पड़ेगा। पूजा पद्धति अपनी जगह, पूजा पद्धति के अलावा जितना भी चाहे शरिया कानून हो, यदि मनुस्मृति नहीं है तो शरीयत भी यहाँ क्या कर रही है? शरीयत मानी ही नहीं जानी चाहिए। शरीयत को पूरी तरह से बैन कर देना चाहिए, प्रतिबंधित। यदि मनुस्मृति प्रतिबंधित है तो फिर शरीयत क्यों प्रतिबंधित नहीं है? उस पर भी बातचीत होनी चाहिए। लेकिन साथ ही आते किसी अन्य धर्म को लेकर के तो वहां साफ दिया है कि धर्म को मानने का अधिकार है, किसी संविधान को मानने का अधिकार नहीं है। कोई भी धार्मिक एंगल से आप अपने धार्मिक जो है कानूनों को मान्यता इस देश का कानून नहीं देता है कि धार्मिक कानून नहीं हम मानते। धार्मिक आस्था तो मानते हैं लेकिन कानून नहीं इस देश में चलेंगे। तो कानून 75 सालों से चलते जा रहे हैं, इन चीजों को लेकर के भी बातचीत होनी चाहिए। दूसरा, जो मदरसे हैं उनमें कैमरे आखिर क्यों नहीं लगाए जा रहे हैं और आर्मी को उसका कंट्रोल क्यों नहीं दिया जा रहा है? प्रत्येक मदरसे में आर्मी की ड्यूटी भी लगाई जानी चाहिए। मुझे लग रहा है ऐसा कि इस देश के अंदर मदरसे हों चाहे मस्जिद हो, इन नहीं नहीं, दोनों पर। और मैं कह रहा हूँ कि डॉक्टर सभी धार्मिक स्थलों पर यदि वो कह रहे हैं कि गुरुकुलों को डॉक्टर के तो साथ, शामिल कर लेना चाहिए कि गुरुकुलों में भी आर्मी को डॉक्टर के शामिल साथ, किया जाना बहुत जरूरी है। और प्रत्येक दिन की जो वीडियोग्राफी है, ऑडियोग्राफी है, वो सब कुछ जो है होना चाहिए कंप्लीट प्रतिदिन का। जी। डॉक्टर के साथ मेरा सवाल ये है कि मदरसों में पढ़ करके आज तक जो हम्म, आजादी से लेकर आज तक जो मदरसे चल रहे हैं, मुझे हम्म, आप 5 नाम ऐसे बता दीजिए जो मदरसे से पढ़ करके इंजीनियर बना, डॉक्टर बना या कोई और प्रोफेशन में गया है।
5 लोग मुझे बता दीजिए, कोई नहीं। नहीं, जिस इसलिए चीज को बंद मदरसा नहीं कर सकते हैं वो समझा ही देखिए नहीं सकते मदरसा ना। हम आप मद उस पर चर्चा कर सकते हैं, वो नहीं समझना चाहते। वो कह रहे हैं कि हमें समझना ही नहीं है, हम नहीं कुछ बन पाए, कोई बात नहीं, लेकिन हमें चलते रहने चाहिए। लेकिन तो उनके हमको चल देश रहे के हैं, लेकिन अगर हम हटा नहीं सकते हैं तो उसमें कुछ समाधान तो निकाल ही सकते हैं। नहीं, उसको हटा तो लेकर नहीं के तो बातचीत हो सकते। सकती है। जी। मैंने एक ही बात कही कि अगर कोरोना में लॉकडाउन लग सकता है, नोटबंदी हो सकती है, तो सब कुछ हो सकता है, बस सिर्फ होना चाहिए गवर्नमेंट की हुँ, इच्छा। पहले ही हुँ, जब मोदी जी आए तो पहले टर्नओवर में, फिर दूसरे टर्नओवर में, फिर तीसरा टर्नओवर इनका जाने वाला है। हुँ, इन्होंने फैमिली पॉपुलेशन कंट्रोल बिल क्यों नहीं किया? हुँ, अगर नहीं किया है तो इस टाइप की चीजें होती रहेंगी हमेशा। हुँ, पॉपुलेशन बढ़ेगी, कहाँ कहाँ आप किस किस को सर्विलेंस में रखेंगे, क्या क्या आप हुँ, करेंगे, बहुत इम्पॉसिबल है। हुँ। इसलिए जरूरत है इन लोगों के मतलब देश की पॉपुलेशन को कंट्रोल करने की। अच्छा, सबसे जो पहला दूसरा गोला जो है। देश के अंदर जिसको सवर्ण कहा जाता है, जिसने बड़ा शोषण किया है, हालाँकि शोषण वाले भी आजकल क्या-क्या बोलते रहते हैं, उनको लेकर के एससी, एसटी आपने दे दिया, मतलब उनको दूसरी तरफ मार रहे हैं। वो जो टैक्स का पैसा भर रहे हैं, आप उनको 7 लाख, 8 लाख रुपए दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हमको गाली-गलौच कर दिया। इतना सिर्फ ए भर लिख देने से, जबकि 99% केस फर्जी हैं और वो लोग इसलिए फर्जी केस करवाते हैं ताकि उनको पैसा मिल सके। थाने वाले मिल बाँट-बाँट के खाते हैं उस पैसे को, झूठे केस लिखे जाते हैं। तो एससी, एसटी या तो एक ये हटा देना चाहिए या तो फिर आप सवर्ण एक्ट ले आओ, क्योंकि सवर्णों को भी हर रोज कहीं बोला जाता है, बहुत सारी गालियां। तो सवर्ण लड़े किस-किस से? देश के लिए लड़े, क्योंकि वो राष्ट्रवादी भी है। वो देश के लिए लड़े या इन जातियों से लड़े या फिर धर्म या मजहब से लड़े, किससे लड़े? इन राष्ट्र विरोधी ताकतों से लड़े या सरकारी सिस्टम से लड़े या पुलिस तंत्र से लड़े या प्रशासन से लड़े। मतलब उसके पास तो सब कुछ 99% लोग उससे लड़ने के लिए खड़े हैं और वो अकेला है 1% में। जी। तो ये कैसे अ, संभव है कि वो लड़ाई जीतेगा? ये बड़ा असंभव लगता है। देखिए, जब देश कहता है कि इस देश में सभी को बराबर हक दिया हुआ, बराबर की हिस्सेदारी है सभी की, और बराबर के सभी को अधिकार दिए गए हैं। अगर सभी बराबर है, एट पार है देश का हर नागरिक, तो फिर माइनॉरिटी क्यों, एससी एसटी क्यों? सभी के लिए एक कानून होना चाहिए, चाहे वो किसी भी तबके का हो। देखिए, हमने 70 ये एससी एसटी और ओबीसी जो बनाया गया था, ये इसलिए बनाया गया था कि आजादी के बाद से कि इन लोगों को हम एट पार लेके आ जाएं। और अभी सभी लोग एट पार है, मुश्किल से 1 या 2% हो सकता है कि कोई बहुत ज़्यादा अति पिछड़ा वर्ग हो। तो उनको सिर्फ़ आप ऊपर उठा कर के लेके आइए, ना कि उनको आप स्पेशल राइट्स दीजिए, कि अगर कोई गाली दे देगा, उसको जाति संबोधक शब्द यूज़ करेगा, तो आप उसको उठा के जेल में डाल दीजिए, ये सब गलत है। इसलिए ये सारे कानून हटा कर के प्लेन एक कानून होना चाहिए कि एक देश, एक संविधान सभी नागरिकों के लिए हो। अगर मुझे एक बात बताइए, ये जो कहते हैं हम माइनॉरिटी माइनॉरिटी जो कमीशन है, माइनॉरिटी की परिभाषा क्या है? मुसलमान आज इस देश में तकरीबन 30% है, तो ये माइनॉरिटी में कहाँ से है? और अगर ये माइनॉरिटी में हैं, तो इतनी जनसंख्या कैसे होगी? माइनॉरिटी में पाकिस्तान के अंदर में हिंदू हैं। माइनॉरिटी के अंदर तो पाकिस्तान में हिंदू हैं जो कि 2% है, 1% है, और वहाँ पर वो माइनॉरिटी में नहीं है। यहाँ पर नहीं हमने तो जैन मुसलमान। क्या हुए? जैन जैन को क्यों आगे नहीं लाया जाता है? सिख अपनी आवाज क्यों नहीं उठाते हैं? वो माइनॉरिटी में नहीं आते हैं क्या? और अल्पसंख्यक यदि आयोग बनना देश में चाहिए तो अल्पसंख्यक आयोग तो सिखों का बनना चाहिए, जैनों का बनना चाहिए। और भी धर्म है, तमाम है, ईसाइयों को लेकर के भी यदि हम बात करें तो वो भी तो बहुत कम जनसंख्या में है। ये तो टॉप पे पहुंच गए हैं। इन्होंने तो देश से ज्यादा जनसंख्या यहाँ कर ली है, बिल्कुल, एक कंट्री से बिल्कुल। ज्यादा। ये तो यदि हम पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश तीनों को मिला ले, उससे ज्यादा यहाँ भरे पड़े हैं। और उन देशों के भी यहाँ जो है ये बुलवा लेते हैं। तो वहाँ से इनका तो ये लोग नहीं बदलने वाले हैं। विदेशियों को बांध-बांध के अमेरिका की तर्ज पर बाहर क्यों नहीं भेजा जाता है? जो विदेश के बांग्लादेशी जो यहाँ पढ़ने आते हैं, उन पर प्रतिबंध क्यों नहीं लगता है? जैसे देवबंद के अंदर पढ़ रहे हैं, जो विदेशी आते हैं और कई पकड़े गए। तो इन पर प्रतिबंध लगाने के लिए क्या नया कानून नहीं अमेरिका की तरह हम लगा सकते हैं कि बाहर से पढ़ने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया जाए कि भाई यहाँ के मदरसों में सिर्फ भारत के ही मुस्लिम पढ़ेंगे, क्योंकि भारतीय मुस्लिम, बाहर का मुस्लिम आएगा तो वो वैसे पहले से जिहादी और कट्टर है। तो ऐसे जिहादियों को बाहर निकालने के लिए बाहर के मुसलमान क्यों पढ़ने आते हैं? यदि वह जिहादी और आतंकवादी ही हैं, उनको जोड़ा क्यों जाता है? ये तो उनके साथ लिंक बनाने के लिए सरकार ही कहीं न कहीं परमिशन दे रही है ना। कैसे बिल्कुल, बिल्कुल। पाकिस्तान, आज तक हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान, मैं भी एक दिन सोच रहा था कि पाकिस्तान के मुसलमानों के साथ भारत के मुसलमानों का कैसे संबंध है? मतलब रोटी-बेटी का संबंध है भई। आप परमिशन देते हो, रोटी-बेटी का संबंध बना रहे हैं। वो संबंध जो है उनके जितने जो अवैध संबंध हिंदुओं के लिए हैं, वो उनके लिए वैध संबंध है। तो दूसरा उनका संबंध यह है कि पाकिस्तान के, बांग्लादेश के जो बच्चे हैं वो पढ़ने यहाँ आते हैं।
20 साल 25 साल यहाँ पढ़ते हैं, यहाँ की सारी उनको चीजें पता होती, कौन सी चीज कहाँ पर है, और बाद में उन्होंने बम ब्लास्ट करना होता है और अपने ही चाचा ताऊ फूफा मामा जो यहाँ बनाए होते हैं उन्हीं की बहनों के साथ बेटियों के साथ शादी करते हैं और इन्हीं को लेकर के साथ में और हिंदुओं पर और भारतीयों पर विस्फोट करते हैं, मारते हैं उनको जान से। तो ये सरकार इतना खुला दरवाजा क्यों, मतलब ये खिड़की नहीं है, दरवाजा ही खुला छोड़ रखा है कि भाई आप सीधे आ जा सकते हो, तो इस पर प्रतिबंध क्यों नहीं? जी। आर्टिकल 370 हटने से पहले आर्टिकल 370 में एक क्लोज दिया गया था कि पाकिस्तान का कोई भी आदमी इस देश के अंदर मतलब जम्मू कश्मीर की किसी भी लड़की से शादी कर सकता है और लड़की की जो प्रॉपर्टी यहाँ पर है उसका मालिकाना हक उसको होगा। लेकिन भारत का कोई भी व्यक्ति पाकिस्तान की लड़की से शादी नहीं कर सकता। ये क्लोज उसने दिया था और उसी का जो ये झेल रहे हैं हम उसी का दंश हम झेल रहे हैं आज। तो ये तो नेहरू गांधी फैमिली ने शुरू में ही स्थापित कर दिया था कि इस देश पर पहला हर चीज के ऊपर अधिकार जो है वो मुसलमानों का होगा और उसी की पुनरावृत्ति करी थी डॉक्टर मनमोहन सिंह ने। उन्होंने बोला था कि इस देश पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। आप किस किस को देखोगे, मैं कह रहा हूँ कांग्रेस के अंदर में शुरू से लेकर के आज तक मतलब नेहरू से लेकर के और राहुल गांधी तक ये सारे ही देश विरोधी हैं सारे। देखिए जब जब राहुल गांधी देश के बाहर गए जब जब तब तब इस देश के अंदर में कुछ ना कुछ हंगामा हुआ है, कुछ ना कुछ तभी हुआ है। इसका मतलब बाहर से कोई क्रोनोलॉजी ऐसी आती है जो देश को भड़काती है, देश को तोड़ती है, देश के अंदर में झगड़े और उत्पात पैदा करती है। तो ये भी जरूरी है कि राहुल गांधी के ऊपर भी कुछ एक्शन लिया जाए। अगर वो एलओपी है तो एलओपी का मतलब ये नहीं कि देश के खिलाफ आप कुछ भी बोलते रहो, जो मर्जी वो कहते रहो, वो नहीं होना चाहिए। इस सरकार को उसके अगेंस्ट में भी कुछ ना कुछ फैसला लेना आवश्यक है। और जितने भी इस टाइप के यहाँ पर मदरसे चलने देखिए, मदरसों का बंद का आसाम के अंदर में हेमंत बिस्वा शर्मा जो वहां के मुख्यमंत्री उन्होंने मदरसे बंद कर दिए। अगर वो व्यक्ति कर सकता तो ये हर एक जगह पर बंद हो सकते हैं। ऐसा नहीं है। इनका रजिस्ट्रेशन कहाँ है, इनकी ट्रांसपेरेंसी क्या है, इनकी जो फंडिंग आती है उस फंडिंग का क्या हिसाब किताब है, कोई है नहीं है, क्यों नहीं है? तो ये तो सरकार का काम है, सरकार पूछती नहीं इसमें क्यों कि चाहे वो भारतीय जनता पार्टी है, चाहे कांग्रेस, चाहे कोई भी है, इन लोगों को अपनी कुर्सी प्यारी होती है, कोई भी हो चाहे। देश के क्या है क्या नहीं वो उसके इनके लिए इनको इतनी आवश्यकता नहीं, लेकिन इनको इनकी कुर्सी की सबसे ज्यादा जरूरत है। इनको अपनी कुर्सी चाहिए, इसलिए ये लोग आंख मीच करके रखते हैं, कोई आए कोई जाए। अभी बंगाल में देख लीजिए, सबसे ज्यादा घुसपैठ बंगाल से होती है। बंगाल की मुख्यमंत्री सीधे सीधे इनके पक्ष में खड़ी होती है। उत्तर प्रदेश के अंदर में जो समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश जी वो इनके सपोर्ट में खड़े होते हैं। इनका सपोर्ट के अंदर में कांग्रेस खड़ी है पूरी। कौन नहीं है मुसलमानों के सपोर्ट में? अगर कोई स्ट्रिक्ट एक्शन अभी की सरकार लेती है तो जितने भी विपक्षी दल हैं ये सारे इकट्ठे होकर के देश के अंदर में गृह युद्ध करवा देंगे, इसमें कोई शक नहीं है। जी, एक सवाल और है। भारत के अंदर जब भी आतंकवादी कोई घटना होती है तो ये बहुत सारे लोग आ जाते हैं, आरोप प्रत्यारोप सरकारों के ऊपर लगाना शुरू कर देते हैं और फिर गैंग तो पहले से ही तैयार बैठे कि जी ये मोदी गवर्नमेंट में हो गया है, मतलब मोदी गवर्नमेंट में हो गया है तो मोदी जिम्मेदार हो गए। तो फिर कांग्रेस के दौर में जो हुआ था उसके लिए कांग्रेस जिम्मेदार क्यों नहीं है? वो तो आप कहिए कि मनमोहन सिंह ने ही बुलवा करके करवाया था। अजमान आमिर कसाब को बुलवाया था, रात को बिरयानी खिलाई घर में बिठा के और राहुल गांधी के साथ खाई थी, सोनिया गांधी ने परोसी थी और उसी बिरयानी को खाने के बाद AK-47 AK-57 उठा करके उन लोगों ने ताज होटल पर हमला किया था। तो ये क्यों नहीं भाई कबूलते हो, आप लोग स्वीकारते हो? क्योंकि उनको अनुभव ज्यादा है, 60 सालों से आप सत्ता में हो, आपको पता है कि सरकार ही करवाती है, तो फिर आप स्वीकारो कि हमने करवाया, हमारे दौर में हमने जितने भी आतंकी घटनाएं हुई उनके लिए सबके लिए मैं जिम्मेदार हूँ पूरी तरह से। दूसरा आता है कि इस देश के अंदर जी दूसरा और सवाल है, मैं 2 सवाल एक साथ ही कर रहा हूँ। दूसरा सवाल हमारा यह है कि इस देश के अंदर जैसा जब निज्जर जैसा आतंकवादी यदि कनाडा के अंदर मारा जा सकता है, कनाडा में जो गलत लोग थे उनको आपने सुना होगा, अमेरिका और कनाडा के अंदर जो खालिस्तान समर्थक थे या खालिस्तान की जो मूवमेंट चला रहे थे, एक तरफ से उनका कत्लेआम होना शुरू हो गया था, उनका एकदम बद होना, मतलब उनको मारने का काम शुरू कर दिया था। अब उसमें एजेंसियों का कोई नाम बता रहा था, कोई लॉरेंस बिश्नोई गैंग का नाम बता रहा था। तो क्या इस तरह के गैंग या फिर एक अलग तरह से एक ऑफेंस मिनिस्ट्री एक खोल दी जाए, मुझे लगता है, या रॉ की तरह ही एक अलग से एक संस्थान एक भारत सरकार को बनाया जाना चाहिए कि जो भी देश विरोधी है, जो भी देश विरोधी है, मतलब यहाँ तक कि ऐसा व्यक्ति भी
जो बड़े स्तर पर बैठा है, लेकिन पाकिस्तान जिंदाबाद जो है बोल सकता है, लेकिन पाकिस्तान मुर्दाबाद बोलने में उसको दिक्कत है। तो ऐसे व्यक्ति को भी उड़ा देना चाहिए। क्यों नहीं उड़ाने की जो है उसको लेकर के ऐसे संगठन देश में काम क्यों नहीं करें, जो सफाई भी करते रहें, केवल रो की तरह पता लगा लगा के हमने जानकारियों का करना क्या? मतलब आप जानकारी इकट्ठा करिए, फिर उसको पकड़ के ले जाइए, दूसरी टीम जाएगी, पकड़ेगी, अदालत में करेगी। यहाँ लड़ने वाले बैठे हुए हैं, तो वो साबित करेंगे। सफाई अभियान क्यों शुरू नहीं होता है कि इस तरह से, जैसे हिटलर ने भी मैंने सुना है कि उसने भी अपने देश के अंदर जिस समय वो शासन कर रहा था, तो उसने एक अलग से एक एजेंसी बनाई थी जिसका काम था कि जो भी देश विरोधी या उसका जो विरोध करने वाली ताकतें, उनका सोपड़ा साफ कर दीजिए। तो जो भारत के खिलाफ हैं, जो भी भारत के खिलाफ है, जो भी, कम से कम चेन तो टूटेगी। मान लीजिए कि एक चेन में 10 लोग हैं, अब एक साथ तो वो बैठ नहीं रहे हैं, लेकिन कुछ हमें बीच के 2-4 लोगों के बारे में पता चला, तो 4 के 4 ही उड़ा दो, ठोक दो, तो कम से कम चेन टूटेगी, तो कम से कम काम जो है उनका जो मिशन है वो तो कम से कम नहीं हो पाएगा। हम उनको जिंदा क्यों रखना चाहते हैं? हमें क्यों ये चाहिए कि हमें ये चाहिए ही चाहिए, उसको फोड़ क्यों नहीं देते, उड़ा क्यों नहीं देते हैं? और फुल फैमिली पैकेज उनको दे देते हैं। तो इस तरह की कम से कम इस देश के अंदर एक जो है मैं कह रहा हूँ कि एक एजेंसी कम से कम बनाई जानी चाहिए भारत सरकार को। जाते जाते आते आते ये तो हमेशा बदलता रहेगा, लेकिन सरकार को एक ऐसी एजेंसी जो इसमें देशभक्ति भर्ती होंगे और जिसका सरकार से भी कोई लेना देना नहीं रहेगा, उस एजेंसी का सरकार को केवल पता है, लेकिन उनके नाम क्या है, चीजें क्या है, जिस तरह से सरकार के वो हमारे एक प्रधानमंत्री का भी नाम लिया जाता है कि उन्होंने जो है पाकिस्तान को बता दिया था, हमारे रॉ के बहुत सारे एजेंट मरवा दिए। उसके बाद में हमारे पूर्व राष्ट्रपति जो हामिद अंसारी हैं, उन्होंने भी नाम बता दिए थे टर्की को, तो वो भी जो है मरवा दिए गए थे। तो अब हमारे जो रॉ के जो लोग हैं, वो उनको भी नहीं पता होना चाहिए। जो चीफ है वो सिर्फ चीफ को ही पता होना चाहिए। कुछ भी होता है तो चीफ ही जिम्मेदार होगा, ये भी होना चाहिए। तो उनको एक अलग तरह से ट्रेंड ही किया जाए, जैसे एसटीएफ बनाया गया, एटीएस बनाया गया, तो इनको केवल एनकाउंटर के लिए रखा गया स्पेशल। तो एक देश विरोधी जो ताकतें काम कर रही हैं, उनको खत्म करने के लिए एक एटीएस की तरह ही एक एनकाउंटर के लिए स्पेशल ही, जिसका काम ही रहेगा ठोकने और मारने का। ठोको, मारो, खत्म करो, बात खत्म। उसके अलावा कुछ नहीं। तो इस तरह का अब कुछ मैं किया जा सकता है। भारत सरकार को नहीं करना पड़ेगा आज नहीं तो कल, क्योंकि बड़ी जनसंख्या है। चेन तोड़ने के लिए इनको ये करना ही पड़ेगा। जी। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं इसके अंदर ना, बहुत अच्छा सवाल है आपका कि ऐसी एक होनी चाहिए। रॉ का मतलब रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, ठीक है। हुँ, एक विंग हुँ, बनना चाहिए किलिंग विंग। हुँ, लेकिन अगर ये सरकार बना देती है और कल को ये हुँ, सरकार यहाँ नहीं रहती है, तो पता है क्या हुँ, होगा? इस देश हुँ, के अंदर में हामिद अंसारी जैसे उपराष्ट्रपति, आई के हुँ, गुजराल जैसे प्रधानमंत्री, मोरारजी हुँ, देसाई जैसे प्रधानमंत्री इसी देश के अंदर पैदा हुए हैं, जिन्होंने हुँ, रो के पूरे नेटवर्क को मरवा दिया था। हुँ, तब क्या करेंगे आप? हुँ। तब क्या नहीं, करेंगे मैं आप? यहीं पर कह रहा हूँ कि जिसमें सिर्फ केवल हिंदुओं को ही नहीं, वरीयता दी जाएगी, सिर्फ नहीं, हिंदुओं नहीं, को, नहीं। और कई एक चीजें मिनट, ऐसी हैं एक कि एक मिनट उनके रुकिए, जो रुकिए, नाम रुकिए, हैं वो सरकार मैं को बता दिए ही नहीं जाने चाहिए। रुकिए सरकार तो को नाम सही। ही नहीं दिए। जी। नहीं, नहीं, नाम कैसे नहीं देंगे? अगर इस देश का हुँ, प्रधानमंत्री जो है, उसके हुँ, पास में हर चीज़ की इन्फॉर्मेशन होती है और उसको अधिकार है कि वो किसी भी डिपार्टमेंट से किसी कोई भी इन्फॉर्मेशन निकाल सकता है, पूछ हुँ, सकता है। उस वक़्त हुँ, आप क्या करेंगे? हामिद अंसारी के अलावा आई के गुजराल, हुँ, मोरारजी देसाई ये हिंदू ही थे ना? हुँ, क्या किया था इन्होंने? इन्होंने मरवा दिया था ना हुँ, पूरा नेटवर्क हमारा। तो जो जी। भी अगर ऐसा बनता है, कल को कोई दूसरी सरकार आती है, स्पेशली हुँ, जो ये विपक्षी पार्टियाँ अगर ये बन जाती हैं, तब तो वो हुँ, पूरा नेटवर्क खत्म कर देंगे हमारा। मतलब हम लोगों को मरवाने के लिए ऐसा कर हाँ, एक तरीका इसका हो सकता है। हुँ, जिस तरह भी लोग कह रहे हैं कि बिश्नोई गैंग, हुँ, उसको हम सपोर्ट कर सकते हैं, उनको मजबूत कर सकते हैं कि इस टाइप की हुँ, जो देश विरोधी ताकतें हैं, उनको खत्म करा जाए। और ये केवल हुँ, उग्रवादी नहीं, देखिए, हुँ, देश विरोधी ताकत कौन है? जिनसे सबसे बड़ा हमें खतरा है, वो है इस देश के सेकुलर लोग। हुँ, मुसलमानों से ज़्यादा खतरनाक इस देश के अंदर में सेकुलर है, जिनको कीड़ा हुँ, काटता है आपसी भाईचारे का। तो सबसे हुँ, पहले उनको पहली फुर्सत में ठिकाने लगाना आवश्यक है। हुँ, उसमें वो वकील जो कि हमेशा उग्रवादियों के, आतंकियों के केस लड़ते हैं, हुँ, उनकी भी सफाई करनी आवश्यक है। हुँ, उनकी भी आवश्यक है उतनी ही। जितने हुँ, कि जितने खतरनाक ये उग्रवादी और आतंकवादी हैं, उतने ही खतरनाक वो वकील हैं जो उनको सपोर्ट करते हैं। हुँ, क्योंकि जो चोर का साथ देता है या जो आतंकवादी का साथ देता है, उसको हुँ, आतंकवादी समझा जाता है, ये तो सरकार का रूल है। हुँ, तो फिर ऐसे वकीलों को क्यों ना समझा जाए? जी। जो वकील सारे केस उन्हीं के लड़ते हैं, तो उनको क्यों नहीं हम समझे अपराधी?
तो सवाल वही है कि जनता आखिर कब तक मरेगी, क्यों जी, मरेगी, किस लिए मरेगी? क्योंकि वो इस देश में जब वोट देती है एक सरकार को, तो कम से कम सुरक्षा का तो वादा सरकार जो कर रही है उसे तो पूरा करना पड़ेगा। अब उसके लिए उनको सफाई अभियान चलाना पड़े, उनको जनसंख्या नियंत्रण चलाना पड़े, उनको जो कट्टरवाद, जो जिहाद इस देश के अंदर जो चल रहा है, इसको नियंत्रण के लिए कोई काम नहीं हो रहे हैं। सीधा सा जो हेमंता का काम है वो ठीक है कि भाई आप सीधा सा जिहाद विहाद की बात आप कर रहे हो, तो हम सीधा सा सुपड़ा ही साफ कर देते हैं, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। तो या तो बिल्कुल, उस तरह बिल्कुल। से काम शुरू हो, तब संभव है। और अगर नहीं कर पा रहे तो कम से कम कुछ ना कुछ तो करते रहिए, जो कम से कम आप जो भाईचारे का और सेकुलरवाद का जो जो मुखौटा है वो कम से कम अलग उतार के रख दिया जाए। फिर रंग लगने में उनको परेशानी है तो क्यों मुबारकबाद दी जाए? यदि उनको जो है दिवाली मनाने में परेशानी है तो क्यों उनके जो है उनके लिए हम वो चीज करें, क्यों उनकी हम जाने सुने, क्यों चीजें ऐसी करें? तो इस देश के अंदर सीधा सा है कि अपना अपना सब करें, संविधान को जो मान रहा है हम केवल उसको मानेंगे। जो संविधान बिल्कुल, जिससे जो कुछ किसी और चीज को मान रहा है उसके लिए देश नहीं है, और उसकी हमें हुँ। इज्जत भी करनी है, ये भी क्लियर होना चाहिए। बिल्कुल, संविधान को जो मानता है वो इस देश में रहे, जिसको संविधान नहीं मानना, जिसको संविधान से ऊपर में शरिया रखना है, जिसको संविधान के ऊपर में कुरान को रखना है, वो इस देश को छोड़ दें, वो बेहतर है। इस देश में रहना है तो इस देश के नियम के अनुसार रहना होगा, क्योंकि जी। यहाँ पर संविधान सबसे ऊपर है। हुँ, तो इसलिए मेरा यही कहना है कि इस देश से पहली फुर्सत में जो इस कम्युनिटी के जो मुस्लिम कम्युनिटी के लोग जिस भी डिपार्टमेंट में हैं, क्योंकि अब भरोसा उठ गया बिल्कुल, अब भरोसा नहीं कर सकते। उनको सबसे पहले यहाँ से निकालना चाहिए, क्योंकि अगर कोई इंजीनियर है किसी सरकारी डिपार्टमेंट में, तो वो इंजीनियरिंग में कोई भी खुराफात करके बेड़ा गर्क कर हुँ, सकता है। जो हुँ, अकाउंटिंग में वो अकाउंटिंग से गड़बड़ कर सकता है, जो किसी और के अंदर साइंस में है वो हमारे पूरे रिसर्च सेंटर्स को खराब कर सकता है। तो ये हुँ। हमारे सामने एक बार आ गया और कहते हैं कि दूध का जला छाछ फूँक-फूँक करके पीता। अब ये चीज़ ज़रूरी हो गई है कि इन लोगों से लेकिन आपको गुस्सा लगता करना। है एक आखिरी सवाल कि क्या आपको लगता है कि हिंदू सुधरेगा ऐसी चीज़ों से? क्या उसको उसमें सुधार आएगा? जी। नहीं, कारण क्या है कि हिंदू ऐसी एक प्रजाति है जिसके अंदर में सेकुलर का कीड़ा है, वो कहीं और नहीं मिलता, वो सिर्फ़ हिंदुओं में पाया जाता है और उस हुँ, कीड़े को मारना बहुत मुश्किल है। हिंदू हुँ, कभी नहीं सुधरेगा। हाँ, हिंदू मार दिया जाएगा, इसमें कोई शक नहीं है और हुँ, जब कुछ हिंदू बचेंगे, हुँ, तब वो जागेंगे, तब वो कुछ कर सकते हैं, जैसे कि अफ़गानिस्तान में हुआ था, जब वहाँ से 4, 6, 10 जो हिंदू बचे थे, वो आए थे। यही हुँ, हाल यहाँ पर होगा, चिंता ना करें। अगर हम नहीं सुधरे, नहीं जागे, तो अंत जी। बहुत निश्चित है। चलिए, तो हमारे साथ में जुड़े थे रविंद्र शर्मा जी, जो है वो लगातार देश की बात जो है करते ही रहते हैं, और देश के लिए क्या सर्वोपरि होना चाहिए उस पर भी वो हमेशा जो है डिस्कस करते रहते हैं। अ, बहुत लंबे समय के बाद में वो एटीवी न्यूज़ चैनल पर आए हैं, इसके लिए उनका जो है एक बार फिर से धन्यवाद। और आज जो बातचीत हुई है आतंकवाद को लेकर के, पूरा डिबेट आप सुने और तय करें कि क्या वाक़ई में अब कड़े और बड़े फैसले लेने का अब वक़्त नहीं आ गया है, आपको खुद लेने चाहिए, खुद आप समझदार हैं, खुद आप जो है फैसले कीजिए, आपको कहाँ जाना है, कहाँ आपको दवाई खरीदनी है। जो डॉक्टर भगवान के रूप में हो सकता है उसके साथ बैठना है, या किसी आतंकवादी के साथ बैठना है, जिसका पता ही नहीं कि आप आतंकवादी से ट्रीटमेंट ले रहे हैं, जो आपके ज़हर की तैयारी कर रहा है, साइनाइड से भी 10,000 गुना खतरनाक ज़हर बना रहा है आपके लिए, आपको मारने के लिए। तो भाईचारा कैसे आप निभाइएगा? तो आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार। आप देखते रहिए देश का तेज़ी से बढ़ता एटीवी न्यूज़ चैनल। जय हिंद, वंदे मातरम। ज